मुलायम सिंह की पुत्रवधू अपर्णा यादव ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में ली भाजपा की सदस्यता। कहा, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय अभिनंदन के लिए आई हूं भाजपा में। भाजपा नेता पंकज चौधरी ने गोरखपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने किया माफिया और दंगा मुक्त, उनके नेतृत्व में ही बनेगी 2022 में भी सरकार। कांग्रेस में शामिल हुए मौलाना तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोग आतंकवादी नहीं थे। और पूरे प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, गांव-गांव तक जाकर लोगों को अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक। सेल्फी पॉइंट से भी मिल रहा है लाभ। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार अब विस्तार से। भाजपा ने सपा में लगाई सेंध। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव ने आज दिल्ली भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए उनको सदस्यता ग्रहण कराई। केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिवार और राजनीतिक दायित्व दोनों में असफल सिद्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह देश और प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं, उसको देखते हुए भाजपा में आने वालों की एक लंबी सूची है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। इस अवसर पर अपर्णा यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने देश के लिए अच्छा कार्य किया है। प्रधानमंत्री से मैं हमेशा प्रभावित रही हूं। मेरे चिंतन में सबसे पहले राष्ट्र है, इसलिए मैं राष्ट्र की आराधना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बनाते हर दिन पार्टियों के नए ऐलान सामने आ रहे हैं। बसपा का नया दांव, 10 दलों के साथ करेंगे अपना गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर उतारेंगे 33 सीटों पर प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली पाओ अभियान की करेगी शुरुआत, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास का दावा कर रहे हैं। वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियां विकास पर सवाल उठाने के साथ जाति और लुभावने वादों पर भी अपना प्रचार करते दिख रहे हैं। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के एक दिन पहले
उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इन दोनों दलों का पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में खासा प्रभाव माना जाता है। इसी क्रम में आज संजय निषाद ने भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करके सीटों के बंटवारे पर चर्चा की। बुधवार को होने वाले सीईसी में भाजपा प्रदेश के तीसरे, चौथे और पांचवें दौर के प्रत्याशियों को अंतिम रूप देगी। इसके साथ ही पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड पर भी चर्चा हो सकती है। लगभग 15 सीटें पहले से तय रखी है। ज्यादातर सीटें पर निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ेगी। 2-4 सीटें ऐसी हैं कि जहां हमारे कार्यकर्ता जो है कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं और जीत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस बीच भाजपा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी और भड़काऊ बयान देने में प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाया। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज। समाजवादी पार्टी की ओर से कथित दागी उम्मीदवार नाहिद हसन को टिकट दिए जाने का मामला अब जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए ही हमला बोलते हुए धोखा देने का आरोप लगाया। नोएडा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 30 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया। उल्लेखनीय है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मुद्दे पर मुलाकात की थी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन सकी थी। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए बुधवार से राज्य में अभियान शुरू करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। जाहिर है प्रदेश में अब चुनावी संग्राम धीरे धीरे ही सही जोर पकड़ने लगा है। राज्य में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा, जबकि 7वां और अंतिम चरण 7 मार्च को वोट डाले जाने के साथ संपन्न होगा। मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। गोरखपुर में भाजपा नेता पंकज चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। प्रदेश में माफिया और अपराध समाप्त हो गया है। निवेश का माहौल बना है। 4,68,000 के एमओयू साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त डबल इंजन की सरकार का फायदा लोगों को मिल रहा है। फर्क साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां गुंडा राज होता था, माफिया राज होता था, लोग डरे सहमे रहते थे। कोई महीना नहीं बीतता था जब दंगा नहीं होता था। कैराना जैसे जगहों पर पलायन हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार कान में तेल डालकर बैठी थी। आज योगी जी के आने के बाद सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी उसको कहीं ना कहीं योगी जी ने ठीक करने का काम किया। और आज जहां पलायन हो रहा था, आज उन गुंडों का पलायन इस प्रदेश से हुआ है। और जहां तक माहौल को देखते हुए, जो उत्तर प्रदेश में कभी कोई आना नहीं चाहता था, कोई बिजनेस घराना आना नहीं चाहता था, आज ऐसा माहौल बना कि आज 4,68,000 करोड़ का एमओयू उत्तर प्रदेश में साइन हुआ। और मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि 3 लाख करोड़ का निवेश आज पूरे देश से उत्तर प्रदेश में व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। ये बदलाव है कि आज लोग उत्तर प्रदेश में आकर के रोजगार करना चाहते हैं और यहाँ रोजगार होगा तो निश्चित तौर से हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जनता से अपील करूंगा कि जो भारत सरकार द्वारा कोरोना के प्रति गाइडलाइन आई है
कि सब लोग टीका लगावें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना करके चलें। इसका हम सब लोग तत्परता से पालन करें ताकि इस कोरोना की लड़ाई में हमारा विजय फिर से हो पावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने विधानसभा वार बूथ अध्यक्षों से वाराणसी में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री जी आपके कार्यकाल के दौरान बनारस में शानदार विकास कार्य हुआ है। बिजली के मुद्दे पर एक बूथ अध्यक्ष ने उनसे कहा कि पहले बिजली के लिए हम लोगों को धरना देना होता था, लेकिन आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। शहर के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। इस कार्यक्रम में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी शामिल थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं और उनसे संवाद करके जानकारी हासिल करते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और काशी के सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े नेता हैं। वो हमारी पार्टी की सबसे छोटी इकाई जो बूथ है, बूथ के अध्यक्षों से भी संवाद करना आवश्यक समझते हैं। आज का दिन उन्होंने इसके लिए चुना था और काशी के सभी विधानसभाओं के बूथ अध्यक्षों से उन्होंने सीधी बात की। उन्होंने बूथ अध्यक्षों से काशी में हुए विकास के बारे में उनकी राय जानी, काशी में और समस्याओं की जानकारी ली। मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के कई देशों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। इसके बावजूद वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए भरपूर समय निकालते हैं। हर 2-3 महीने वो काशी आ जाते हैं, काशी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद रखते हैं और प्रतिदिन शाम को काशी के अधिकारियों से, पार्टी के नेताओं से काशी में हुए विकास कार्यों की जानकारी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके सभी कार्यकर्ता और नेता पूरे 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, पूरे 5 साल जनता से मिलते रहते हैं, उनके काम के लिए खड़े रहते हैं और मोदी जी का भी ऐसा संवाद निरंतर चला आ रहा है। उसी की ये कड़ी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज 33 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की। ग्रेटर नोएडा में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये सूची जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दल अहंकार में हैं, किसमें कितना दम है यह आने वाला समय बताएगा। आजाद ने कहा कि कुछ महीनों से कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया है। मैंने मुस्लिमों की लड़ाई लड़ी है, मेरी लड़ाई सत्ता के सामने व्यवस्था की लड़ाई है। अभी ये मैंने वो घोषणा की जिन पे हम लोग लड़ने के लिए, जिन पे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिन पे हमने तैयारी की थी। लेकिन ऐसा नहीं, भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में हैं वो तीसरे चौथे 5वें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है, मेरी लड़ाई सत्य की है और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं ये भी वादा करता हूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। महज 51 साल की उम्र में पुलिस कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण भाजपा ज्वाइन करने के 2 दिन बाद अपने पैतृक गांव कन्नौज के खैर नगर पहुंचे। यहां गांव वालों ने पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का माला पहनाकर स्वागत किया। अपने पैतृक गांव पहुंचने से पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पिता द्वारा बनवाए गए स्कूल में एक कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों का अभिनंदन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक उन्होंने राजनीति में आने के लिए नहीं सोचा था। मेरी पुलिस की नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन 1 जनवरी को मेरे सामने ये सुझाव आया, फिर मैंने इस पर विचार किया और उसके बाद नौकरी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया।
मेरे साथ ये बड़ा रोचक प्रसंग है जिसमें कि मैं अपने पुलिस की नौकरी को पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से कर रहा था और मैं राजनीति या राजनीतिज्ञों से बहुत दूर था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा विजन है, कल्पना है, जिसमें मेरे जैसे लोगों को जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि आप आइए, लोक सेवा में जुड़िए और लोक सेवा में जुड़ करके नया और अच्छा काम करिए। मेरे लिए डबल सौभाग्य, क्योंकि मुझे वापस अपने पैतृक निवास कन्नौज अब और ज़्यादा रहने का मौका मिलेगा। हमारा घर है, यहाँ पे पिताजी ने एक संस्था बनाई है, स्कूल है, उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन अब हम उसको और गहराई से देखेंगे और पूरे क्षेत्र में काम करने। कांग्रेस का दामन थामने वाले मौलाना तौकीर रजा ने जहां दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में बड़े बयान दिए, तो वहीं बरेली में आकर उन्होंने कांग्रेस के कुछ कामों की आलोचना भी कर डाली। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बाटला हाउस में मारे जाने वाले आतंकवादी नहीं थे, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहे और 2009 में कांग्रेस के साथ आने पर कांग्रेस को इसका लाभ मिला था। उस वक्त मुसलमानों को पैरोल पर छोड़ा गया। इस अवसर पर उन्होंने बाटला हाउस कांड की जांच की भी कराने की मांग की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। किसी न किसी बहाने से कांग्रेस को घेरना है तो कांग्रेस को इस तरह घेरने की कोशिश करोगे। वो आई है मैदान में, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लेकर आई है, तो उस लड़की के तमाम भाइयों को, उसके तमाम लोगों को, उसके चाहने वालों को, तमाम लोगों को ये चाहिए कि बड़ा भाई बन के मैंने उसके सर पे हाथ रखा है कि लड़की है, लड़ सकती है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने आई है, वो नफरतों के खिलाफ लड़ने आई है। तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि लड़की है, वो लड़ सकती है, हमें अपनी ताकत उसको देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपराधियों पर भरोसा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट दिए हैं, उसका प्रभाव अब पार्टी पर पड़ने लगा है। कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। 6 फरवरी 2021 को लगे गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। कल न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। हापुड़ के धौलाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेश तोमर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में जो काम किए हैं, जनता उसी के आधार पर मुझे जिताकर लखनऊ भेजेगी। मेरी भी और मेरा मानना सारे प्रदेश की प्राथमिकता ये है कि 5 साल जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश में सरकार चली है और उसमें वो अभूतपूर्व काम हुए हैं जो किसी सरकार ने किए हैं, चाहे गुंडों का दमन हो, महिला सुरक्षा हो, कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में सारा सामंजस्य के साथ जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अनेकों समस्याएं जो प्रदेश के सामने थी उसका जो निस्तारण, उसका जो दमन माननीय योगी जी ने किया है, वो पूरे प्रदेश के लिए का मेरा मानना देश के लिए भी आदर्श है। योगी जी आइडियल मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तान के तमाम मेरा मानना स्टेट योगी जी के जो काम है उसका अनुसरण करते हैं, उसकी तारीफ भी मेरा मानना करते हैं। तो वो हमारे लिए और सभी के लिए एक पूरा कार्यक्रम है और हम उसके साथ जा रहे हैं। प्रदेश के बुलंदशहर में 2022 विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के कल 5वें दिन 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन स्थल पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए। अधिकतर प्रत्याशियों ने विकास के आधार पर लोगों से मतदान करने की अपील की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने 5 वर्ष के काम पर अपनी जीत और सरकार बनने का दावा किया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विकास की राजनीति पीछे रह गई है। विकास की राजनीति हमारे प्रदेश में, हमारे देश में फिर से शुरू हुई है और जनता ने 36 वर्षों के बाद इस प्रदेश में ऐसा जनमानस बना है कि कोई सरकार फिर से रिपीट होने की स्थिति में आई है। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की वो पार्टी जिसने
जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर एक नई परंपरा को जन्म दिया है। देश की भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय को जन्म दिया है। भारतीय राजनीति में विचारधारा के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। लड़ाई में कोई है नहीं है, किससे लड़ाई है? एक तरफा चुनाव होगा, बाकी चुनाव हम जमीनी स्तर से लड़ेंगे, चुनाव को तरह से लड़ेंगे। भाजपा नेता नंदगोपाल गुप्ता नंदी मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नंदन तालाब, शिवनगर, मुखिया नगर में भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों को यहां पराजय मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के कारण जीतकर सत्ता में आएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों की इस चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट करते हुए कहा कि 30 जनवरी का मन की बात इस साल का पहला कार्यक्रम होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोगों के पास कई प्रेरक संस्मरण और विषय हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण @MyGaonIndia और नमो ऐप के जरिए साझा करने का अनुरोध किया है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ये 85वीं कड़ी होगी। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-017-800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड भी कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने के 28 तारीख तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस कॉल देकर या फिर प्राप्त लिंक का अनुसरण करते हुए SMS संदेश भी भेजे जा सकते हैं। अपने सुझाव देने के लिए इनमें से रिकॉर्ड कराए गए कुछ संदेश मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर डिग्री कॉलेज में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। वहीं स्वीप अभियान के तहत छात्र छात्राओं को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। स्वीप की सदस्य अंजलि शर्मा ने छात्र छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई और स्वीप वॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रतिभाग करना चाहिए। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा कि बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के अपने विवेक के आधार पर योग्य प्रत्याशी के पक्ष में मत दें। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने स्वीप वॉल में मतदान जागरूकता संबंधी पोस्टर, पेंटिंग, मतदान जागरूकता से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया। यहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरह से स्वीप और उससे जुड़े कार्यक्रम करा रहा है। आज के दिन हमने रंगोली, लेक्चर एंड डिस्कशन और मतदान के लिए शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया, जिसको बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इसमें शामिल हुए और इसका हिस्सा बने। जिला प्रशासन और जो स्वीप की टीम है वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच तक पहुँचे, उन लोगों को जागरूक करें कि वो मतदान के दिन जाएं और अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें और एक अच्छी सरकार चुनें। मैं स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने ये शपथ ली है कि जो मैं अपने मतदान का अच्छी तरह से प्रयोग करूंगा और लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि अपने यहाँ अच्छी सरकार आ सके और अपने देश का विकास हो सके, अपने राज्य का विकास हो सके और अपना स्वयं का विकास हो सके। आज शपथ ली है स्वीप कार्यक्रम के जरिए कि मैं अपने मत का अच्छे से प्रयोग करूंगा और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करूंगा कि आप अच्छे से अपने मत को अच्छी सरकार के लिए यूज करें और अपने देश का और अपना विकास करने के लिए प्रयोग करें। मेरठ जनपद में मतदाता जागरूकता को लेकर एक नया प्रयोग किया गया है। मेरठ के मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी के दिशा निर्देशन में वोटर्स वाटिका बनाई गई। इस वोटर्स वाटिका में चुनाव से संबंधित प्रेरणा उत्पन्न करने वाले स्लोगन और पेंटिंग दीवारों पर बनाए गए हैं। इसमें एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है।
मलहू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने वाटिका को पोस्टरों तथा स्लोगन से कोविड टीकाकरण के साथ मतदान के लिए संदेश दिया है। कि मेरठ जनपद में 10 फरवरी को मतदान है, तो उसी के तहत हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। चूँकि कोरोना का भी हमें ध्यान रखना है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, तो हमने ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू किया है जो वोटर्स वाटिका करके, ये एक हमारे मेन चौराहे पे है, कमिश्नरी चौराहे पे वोटर्स वाटिका बनाई गई है। इसमें सेल्फी पॉइंट है, इसमें सैंड आर्ट है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बच्चों के पोस्टर्स हैं जो इन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए किए हैं। जैसा क्योंकि रैलियाँ निकालना और बहुत ज़्यादा एक जगह कार्यक्रम करना प्रतिबंधित है अभी के समय में, तो ये एक नया एक इनोवेटिव तरीका है जिससे हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो 10 तारीख को वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें और साथ ही एथिकल वोटिंग करें। जो सही कैंडिडेट है उसे ही वोट करें, ना कि किसी प्रलोभन में आके वोट करें। मतदान के प्रति लोग जागरूक हों और अपने मत का महत्व समझे कि एक मत से सरकार बनती भी है और एक मत से सरकार गिरती भी है। जिस तरह हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुंदर मकान, शिक्षा या अन्य सुविधाएं जुटाते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छी सरकार चुनकर नहीं देंगे तो उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। ये मैसेज देने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में बांदा जिला प्रशासन द्वारा जनपद में अधिक मतदान कराने के लिए जिलाधिकारी खुद मैदान में उतर गए। इसके साथ ही उन्होंने अपने जनपद के 100 से अधिक अधिकारियों को 75+ मतदान अभियान में लगाया है। जिलाधिकारी सहित प्रत्येक अधिकारी को 2 गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें जिलाधिकारी अनुराग पटेल सहित जनपद के समस्त अधिकारी संबंधित गांव में जाकर हर घर में लोगों से मिल रहे हैं। ये अधिकारी लोकतंत्र में मतदान के महत्व की जानकारी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सचिव, आशा बहू गांव में घूम घूम कर रैलियां निकालकर भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दीदी भैया बूथ पे जाना, अपना वोट डाल के आना। दीदी भैया बूथ पे जाना, अपना वोट डाल के आना। वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट तक मजबूत करेंगे। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बांदा का जो पोलिंग परसेंट था वो मात्र 59 पॉइंट था, 59 कुछ था। और जबकि लोकसभा में जो 2019 में हुआ था 63% वोटिंग हुई थी, तो 59% वोटिंग बहुत खराब वोटिंग है। तो उस 59% वोटिंग को बढ़ा करके योग्यता जो 75% प्लस मतदान होता है वो हमने टारगेट किया है। उसी के क्रम में हमारे जगह जगह बच्चों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो रंगोली बनाई जा रही है, अल्पना बनाई जा रही है, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना घर घर जा करके जब तक हम मतदाताओं को जागरूक नहीं करेंगे हमारा वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ेगा। तो हमारे जनपद में 58 निरक्षर ग्राम प्रधान हमने छांटे थे, जिनको हम पढ़ा के साक्षर बना रहे हैं और लगभग वो साक्षर हो गए हैं। तो इन ग्राम प्रधानों को, जो निरक्षर ग्राम प्रधान हैं और साक्षर हो चुके हैं, उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत। और इस ग्राम प्रधान जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, उनके नेतृत्व में हमारे गांव के लोग, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, प्रधान, सेक्रेटरी, सारे लोग जो विलेज लेवल वर्कर हैं, उनके साथ हम लोगों ने गांव-गांव जा करके कुंडी खटखटा करके मतदान के लिए अपील की है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुलायम सिंह की पुत्रवधू अपर्णा यादव ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में ली भाजपा की सदस्यता। कहा, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय अभिनंदन के लिए आई हूं भाजपा में। भाजपा नेता पंकज चौधरी ने गोरखपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने किया माफिया और दंगा मुक्त और उनके नेतृत्व में ही बनेगी 2022 में भी सरकार।
कांग्रेस में शामिल हुए मौलाना तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोग आतंकवादी नहीं थे। और पूरे प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। गांव-गांव तक जाकर लोगों को अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक। सेल्फी पॉइंट से भी मिल रहा है लाभ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।